दोस्तों, धनानंद प्राचीन भारत के नंद वंश का अंतिम राजा था। नंद वंश ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पूर्वी भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। नंद साम्राज्य उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। दोस्तों, नंद वंश के 2 सम्राटों की जानकारी मिलती है। पहले महापद्मानंद और दूसरे धनानंद। महापद्मानंद के पुत्र थे धनानंद और सबसे शक्तिशाली नंद वंश। आमतौर पर यह विवरण मिलता है कि धनानंद महापद्मानंद का पुत्र था और कई जगह उसे महापद्मानंद का छोटा भाई भी कहा गया है। सभी प्राचीन ग्रंथों से एक बात स्पष्ट होती है कि नंद वंशों के राजा नाई जाति के थे। दोस्तों, महापद्मानंद ने लगभग 345 बीसी में नंद वंश की स्थापना की और उसने लगभग 329 बीसी तक राज्य किया। इसके बाद धनानंद मगध की राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दोस्तों, लगभग सभी ग्रंथ ये मानते हैं कि धनानंद एक अत्याचारी, धन का लोभी और विलासी शासक था जो अपने राज्य के प्रजा के बीच अप्रिय था। धनानंद को धन इकट्ठा करने की आदत थी, जिसके कारण लोग उसे धनानंद कहने लगे थे। दोस्तों, धन इकट्ठा करने के लिए धनानंद ने अपनी प्रजा पर तरह तरह के टैक्स लगाए रखे थे। यहाँ तक कि शमशान घाट में व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए आवश्यक लकड़ियों पर भी टैक्स देना पड़ता था। उसके सैनिक लोगों से टैक्स वसूलने के लिए हर तरह के तरीके अपनाते थे। धनानंद के एक अत्याचारी शासक होने की पुष्टि यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के वर्णन से भी होती है। प्लूटार्क लिखता है कि युवा चंद्रगुप्त एक बार सिकंदर के सामने पेश हुआ था और उसने धनानंद के घटियापन और प्रजा के बीच उसकी अप्रियता के बारे में बताया था। दोस्तों, प्लूटार्क का यह वर्णन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ समय से कुछ अराजक तत्व यह सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि धनानंद नाई जाति से था और इसलिए चाणक्य ने उसे मरवा कर एक क्षत्रिय चंद्रगुप्त को राजगद्दी पर बिठाया। प्लूटार्क ने अपने वर्णन लगभग 2200 साल पहले लिखे, इसलिए उसकी इस बात को झुठलाया बिल्कुल नहीं जा सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि धनानंद के पास 99 करोड़ सोने की मुद्राएं थी। धनानंद के पास 99 करोड़ सोने की मुद्राएं थी, जिसे उसने गंगा नदी की तली के एक चट्टान खुदवाकर छिपा दिया था। भले ही इस बात को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर लिखा गया हो, पर भी हमें यह मानना होगा कि धनानंद के पास काफ़ी दौलत शोहरत थी, क्योंकि इसका वर्णन तमिल की एक प्राचीन कविता में भी मिलता है। कविता में वर्णन है कि पहले वह अर्थात स्वर्ण मुद्राएं पाटलिपुत्र में संचित हुई और फिर गंगा की बाढ़ में छिप गई। दोस्तों, धनानंद के नाम को लेकर भी कई इतिहासकारों में विभिन्न मत हैं। दोस्तों, अगर बात करें ग्रीक मैथोलॉजी की, तो ग्रीक मैथोलॉजी में धनानंद को एग्रेमस या जैंट्रेमस भी कहते हैं। इसका मतलब होता है बहुत बड़ी सेना वाला और भयानक राजा। एक ग्रीक लेखक क्यूरियोटस के मुताबिक धनानंद के पास बहुत विशाल सेना थी। 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सेना, 2,000 रथ और 3,000 हाथी। इतनी सेना की 10 अलेक्जेंडर को एक बार में हरा दे। परंतु धनानंद का पतन वहाँ से शुरू हुआ जब 326 बीसी में अलेक्जेंडर भारत विजय के अभियान में आया तो आचार्य चाणक्य ने धनानंद की सभा में उनसे विनती की कि ये विदेशी आक्रांता भारत भूमि का नष्ट कर सकते हैं। कृपया आप राजा पुरु के साथ अखंड भारत का निर्माण करें। इसके साथ ही हम विदेशी आक्रांताओं से लड़ सकते हैं। पर धनानंद तो पूरी तरह से मदिरा में चूर था। उसे धन के सिवा कुछ नहीं दिखता था। उसने चाणक्य का अपमान किया और उसे चोटी पकड़ के महल के बाहर फिकवा दिया। वो कहावत सत्य है कि विपत्ति के समय इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब मनुष्य का अंत आने वाला होता है तभी उसकी मत हार जाती है। यही धनानंद ने किया और अपने अहंकार और सत्ता में अपनी बर्बादी को ही नहीं देख पा रहा था। वहीं दूसरी ओर चाणक्य ने प्रण लिया कि वह इस दुष्ट धनानंद को इस भारत भूमि से उखाड़ फेंकेगा और इस हेतु उन्हें एक आवश्यकता थी एक शिष्य की जो उनके प्रतिशोध को ले सके, और वही शिष्य भी मिला जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, आचार्य कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, युद्ध विद्या, राजपाट और सभी बातों से अवगत कराया। फिर जाके 322 बीसी में चाणक्य का प्रतिशोध पूरा हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उखाड़ फेंका और स्थापना की महान मौर्य वंश की। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि धनानंद की सेना के बारे में और धनानंद की मृत्यु कैसे हुई। इसी तरह की अमेजिंग हिस्ट्री जानने के लिए इंडिया के हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।